production of T3 and T4. So T3 and T4 production, these are the thyroid hormones. ठीक है, तो थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन इज कॉमनली नोन एज थायरोक्सिन। ये थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? हाइपोथैलेमस से TRH का सिक्रीशन होना जरूरी है। सपोज दिस इज हाइपोथैलेमस, here the hypothalamic nuclei that secretes TRH, ये TRH आके एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं टू द पिट्यूटरी secretory cells and they start producing TSH. Now this TSH will enter into the blood vessel. Suppose this is the blood vessel of thyroid gland, and here the thyroid follicle is there. Thyroid follicle का जो inner lining होता है that is made up of cuboidal epithelium. So these are the cuboidal epithelium. जो अंदर की तरफ कैविटी है that contains specialized matrix known as colloid. These are the cuboidal cell. This is blood vessel. So now जैसे TSH अंदर आ गया, TSH आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे कि TSH दो काम करता है, फॉलिकुलर सेल के अंदर दो काम करता है। पहला फंक्शन हो गया इसका, TSH का पहला फंक्शन हो गया, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन एंड सेकेंड फंक्शन इज एक्टिवेट्स NIS. What is NIS? It is sodium iodine symport. So यहाँ पे इस पोर्शन को अगर मैं मैग्नीफाई करता हूँ, सपोज मैग्नीफाइंग दिस पोर्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया ब्लड वेसल, and here cuboidal cell will be there, and इस तरफ रहेगा कॉलॉइड। नाउ इसके अंदर TSH फ्लो कर रहा है। Now this TSH will stimulate the thyroglobulin production and it will also stimulate the NIS system. So दो different functions ये perform कर रहा है. This is function number 1 and this is function number 2. So function 1 में क्या हो रहा है? TSH आ गया, किसी भी सेल में, suppose this is the plasma membrane of the cell, किसी भी सेल में जब कोई हार्मोन काम करता है और वो हार्मोन अगर लिपिड इनसॉल्युबल है, देन इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स लाइक ए फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल। सो व्हाट इज फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल? ये जो TSH आया हुआ है ये क्या करता है, ये इस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल के सरफेस में ही रुक जाएगा, सेल के सरफेस में जो प्रोटीन है उसके साथ वो बाइंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है इनिशियली, किस तरह से हार्मोन काम कर रहा है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सो दिस वन इज TSH, ये हो गया TSH आके बाइंड साथ सरफेस रिसेप्टर के साथ। ठीक है, दिस इज द TSH रिसेप्टर ऑफ क्यूबोइडल सेल। नाउ TSH इसके साथ बाइंड करने की वजह से यहाँ पे एक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, दैट इज नोन एज G प्रोटीन। What is G protein? G protein is exactly a
3 different subunits, alpha, beta and gamma. Suppose this is alpha, this is beta and this is gamma. तो 3 डिफरेंट सब यूनिट्स का ये जो जी प्रोटीन है, जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जी प्रोटीन। इसका काम क्या है, ये जब हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, इमीडिएटली यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं एंड दिस जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होता है, इमीडिएटली दिस बीटा एंड गामा सब यूनिट लीव द जी प्रोटीन और लीव द अल्फा सब यूनिट, एंड नाउ अल्फा सब यूनिट का एक्टिवेशन जो है ये GTP कंटेन कर रहा है। ठीक है, जैसे हार्मोन रिसेप्टर यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे जो इनिशियली GDP था that will be replaced by GTP and beta and gamma subunit will be dissociated from this alpha subunit। ये हो गया डिसोसिएट। तो सपोज बीटा एंड गामा को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ बीटा एंड दिस इज गामा। अब ये जो अल्फा सब यूनिट है ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में जाके एक दूसरे टाइप के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। सपोज दिस इज another surface enzyme known as adenylate cyclase। adenylate cyclase। तो ये अल्फा सब यूनिट जो है आके यहाँ पे बाइंड कर गया। इसके बाइंडिंग की वजह से एडेनाइलेट साइक्लेज इज नाउ गेटिंग एक्टिवेटेड। एंड जैसे एडेनाइलेट साइक्लेज यहाँ पे एक्टिवेट होता है, इमीडिएटली दिस एक्ट्स ऑन द ATP। ये ATP के ऊपर एक्ट करेगा एंड ATP को वो कन्वर्ट करवा देगा CAMP में। ठीक है, और इस सेल के अंदर CAMP जैसे एक्टिवेट होता है, CAMP का फर्दर काम क्या है, ये एक्ट करता है ऑन इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज। सो ये एक्ट कर रहा है इनएक्टिव काइनेज। इस एंजाइम के ऊपर वो एक्ट कर रहा है एंड उसे कन्वर्ट करवाएगा टू एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। नाउ दिस एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज विल मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। क्यूबोइडल सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, वहाँ पे DNA के साथ बाइंड करेगा एंड DNA से जो स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो स्पेसिफिक जीन थायरोग्लोबुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को वो एक्टिवेट करवाएगा। उसके एक्टिवेट होते ही वहाँ से mRNA प्रोड्यूस होगा एंड mRNA फर्दर साइटोप्लाज्म के अंदर आके वो क्या करने वाला है, वो प्रोटीन और थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करेगा। अब थायरोग्लोबुलिन एक बार प्रोड्यूस हो गया, देन एंडोप्लाज्मिक, सपोज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे सरफेस में एज यूजुअल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पे सरफेस में राइबोसोम्स रहेंगे। तो ये जो mRNA है, बाय द हेल्प ऑफ दिस राइबोसोम्स, ये प्रोड्यूस कर रहा है दिस टाइप ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद इट विल बी रिलीज्ड बाय द हेल्प ऑफ ए वेसिकल। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये फर्दर मूव करने वाला है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के साथ इसका फ्यूजन होगा एंड फ्यूजन होते ही इसका जो एक पाथ क्रिएट होने वाला है, वो उस पाथ के थ्रू ये प्रोटीन जो है बाहर रिलीज हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसका एक्सोसाइटोसिस हो गया। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज नाउ इन कॉलॉइड। कॉलॉइड में इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँ फिर से, इसको अगर मैं फर्दर मैग्नीफाई करता हूँ, इसे अगर फर्दर मैग्नीफाई करता हूँ तो कुछ इस तरह का प्रोटीन मुझे मिलेगा। सपोज these are the tyrosine residues, these are some other amino acids, फिर से tyrosine residues, फिर से tyrosine residues, फिर से tyrosine residues एंड सो ऑन। इस तरह से रेंडमली
हम शो कर सकते हैं। नाउ द एंटायर प्रोटीन इज नॉट टर्म्ड एज थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन। सो दिस स्पेसिफिक सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसे मैं नेमिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टायरोसिन। सपोज दिस आर द टायरोसिन। नाउ थायरोग्लोबुलिन रिलीज हो गया। इस कॉलॉइड में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज, दैट एंजाइम इज नोन एज थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज। अब थायराइड पेरोक्सीडेज का काम क्या है? ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब थायराइड पेरोक्सीडेज को थोड़ी देर पोस्टपोन करते हैं, इसका दूसरा फंक्शन देखते हैं। ये जो सेकंड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये है यहाँ पे कुछ NIS सिस्टम है, NIS चैनल है। सो व्हाट इज NIS? NIS का काम होता है सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट। यहाँ पे एक फैक्ट ये क्लियर कर दिया जाए, ब्लड वेसल के अंदर जो आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज अराउंड 30 लेस देन द क्यूबॉइडल सेल। ठीक है, आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन is less here, iodine concentration is, but still the cuboidal cell requires iodine from the blood। तो इसीलिए इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी कौन होता है? दैट इज Na+। सो Na+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा है, क्यूबॉइडल सेल के अंदर कम है। तो Na+ क्या करेगा? इसे हेल्प करेगा। नाउ Na+ विल कॉल दिस आयोडीन along with itself, and it will take the iodine from the blood vessel into the cuboidal cell। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Na+ तो एंटर कर ही रहा है, Na+ तो एंटर करेगा, उसके साथ साथ I- भी एंटर करेगा। ठीक है, और ये I- जब एंटर कर रहा है, I- भी एंटर कर रहा है, तो काफ़ी सारा I- एंटर करने के बाद नेक्स्ट दिस विल मूव, this I- will move into the colloid by another channel known as pendrin। Suppose this is another channel, ये और एक चैनल है, दिस चैनल इज नोन एज पेंड्रिन प्रोटीन, पेंड्रिन प्रोटीन। ठीक है, और ये पेंड्रिन प्रोटीन के थ्रू I- क्या होगा? बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। नाउ हियर कम्स द फंक्शन ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज क्या करता है? इस आयोडीन माइनस को और I- को ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये I- जो है दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस I2। ठीक है, और ये फंक्शन कौन करता है? थायराइड पेरोक्सीडेज परफॉर्म करता है। सो I2 एक बार प्रोड्यूस हो गया, सपोज दिस आर I2 रेसिड्यूज। हाँ, ये जो I2 रेसिड्यूज हैं, ये फर्दर थायराइड पेरोक्सीडेज के हेल्प से दिस विल बी ऑर्गेनिफाइड। ठीक है, दिस विल बी ऑर्गेनिफाइड, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स द थायरोग्लोबुलिन, ये थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेसिड्यूज हैं, दिस विल बी आयोडीनेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि थायराइड पेरोक्सीडेज विल टेक दिस आयोडीन रेसिड्यूज टुवर्ड्स द थायरोग्लोबुलिन, एंड ये क्या करेगा? इसके साथ इन आयोडीन रेसिड्यूज को ऐड करेगा, किसी में एक, किसी में दो, किसी में एक, किसी में दो, इस तरह से। ठीक है, तो जितने भी टायरोसिन रेसिड्यूज हैं ये सारे के सारे आयोडीनेटेड हो गए इस तरह से। तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन में यहाँ पे एक एडेड है उसे कहा जाता है MIT। जिस टायरोसिन में एक आयोडीन एडेड है उसे कहा जाता है MIT, दैट इज टायरोसिन, एंड जहाँ पे दो आयोडीन रेसिड्यूज एडेड है दैट इज नोन एज DIT।
MIT and DIT. So what is MIT? MIT is mono iodide tyrosine, and DIT is diiodide tyrosine. MIT एंड DIT प्रोडक्शन होने के बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? थायराइड पेरोक्सीडेज का तीसरा फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन is oxidation of iodine, second function is organification of iodine or we can say iodination of the thyroglobulin, and तीसरा फंक्शन इसका हो गया coupling of the MIT and DIT और DIT और DIT. सो थर्ड फंक्शन नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करने वाला है? ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में MIT एंड DIT को कपल करेगा. लाइक सपोज दिस इज कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे मैंने MIT ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे DIT ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे DIT, यहाँ पे DIT, and here it is DIT, here it is MIT, here MIT, DIT, DIT. Now the function of thyroid peroxidase, this is thyroid peroxidase, T.P. ठीक है, थायरोक्सी पेरोक्सीडेज, यहाँ पे भी thyroid peroxidase, and here this process is also stimulated by thyroid peroxidase. So तीन डिफरेंट फंक्शन से परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, इसे मैंने रिप्रेजेंट किया है T.P से. सो ओवरऑली अब ये थायराइड पेरोक्सीडेज नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है? इन सब को कपल कर रहा है. इसे कपल कर रहा है, 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 एंड इसे कपल कर रहा है. इन सबको ये कपल कर रहा है. नाउ इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स में, कुछ रेड कलर के सर्कल में एक MIT एक DIT का कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड कुछ में दो DIT का कॉम्बिनेशन मिलता है. तो जहाँ पे MIT एंड DIT का कॉम्बिनेशन है वहाँ पे हम उसे नेमिंग करते हैं T3, एंड जहाँ पे DIT का कॉम्बिनेशन मिलता है उसे नेमिंग किया जाता है T4. जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि T3 ट्राई आयोडोथायरोनाइन एंड T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनाइन. ठीक है, तो ट्राई आयोडो का मतलब यहाँ पे 3 आयोडीन रेसिड्यूज हैं, टेट्रा आयोडो का मतलब यहाँ पे 4 आयोडीन रेसिड्यूज हैं. ठीक है, सो T3 एंड T4 प्रोड्यूस हो गया. यहाँ पे भी ये T3 हो गया, यहाँ पे ये T4 हो, सॉरी T3 हो गया, यहाँ पे T4 हो गया, एंड सो. नाउ दिस एंटायर प्रोडक्ट जो भी कॉलर में प्रोड्यूस हुआ है, इट शुड बी इनटेकन बाय द सेल. सो इनटेकिंग प्रोसेस जो होता है दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. एंड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में एक इनवर्ड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर और वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, इनवर्ड बबल फॉर्मेशन होता है, एंड उस बबल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये एंटर कर जाएगा. सो हियर it will be T3, it will be T3, T4, sorry, then T3, then T3, then T4 and so on. इस तरह से काफ़ी सारे T3 एंड T4 का जो थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो सारा कुछ इस इनवर्ड वेसिकल के अंदर आ गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये एक कंप्लीट वेसिकल फॉर्मेशन करेगा, एंड इस वेसिकल के अंदर यहाँ पे इस तरह से सारे के सारे T3 T4 का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है. नाउ
सो यहाँ पे T3 एंड T4 का कॉम्बिनेशन ये हो गया T3 देन T4 देन अगेन T3 देन T3 देन T4 एंड सो ऑन। यहाँ पे जैसे T3 T4 T3 T3 T4 इस तरह से ये एक वेसिकल के अंदर सारे के सारे T3 T4 अभी प्रेजेंट है। Here comes the function of lysosome. Suppose this is the lysosome. ठीक है, ये हो गया लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा। अब इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फ्यूजन होगा इसके साथ। अब इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विल बी रिलीज्ड इनटू द वेसिकल एंड दे विल स्टार्ट कटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट्स। ये T4 यहाँ से कट किए, इसे यहाँ से कट किए, इसे यहाँ से कट किए, इसे यहाँ से कट किए। सिमिलरली इसे यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट एंड सो ऑन। तो इस तरह से जैसे कट करेंगे इमीडिएटली बाकी सारे के सारे इन सबको छोड़ के बाकी जो एरिया है, बाकी जो ग्रीन कलर का लाइनिंग है जहाँ पे इस तरह के बाकी सारे एमिनो एसिड्स सीक्वेंस प्रेजेंट थे, इन सबको डिग्रेड कर देगा। तो जैसे जैसे डिग्रेड होगा ये सारे के सारे डिग्रेड हो गए। ठीक है, और जैसे ही डिग्रेड होगा इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसके अंदर बच जाएगा ओनली T3 एंड T4। नाउ ये फंक्शन परफॉर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में इस वेसिकल के अंदर ओनली T3 T4 आर प्रेजेंट। T3 T4 T3 T4 इस तरह से T3 एंड T4 आर प्रेजेंट। नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसका फ्यूजन होगा एंड फ्यूजन होने के बाद ये T3 एंड T4 विल बी मूव्ड टुवर्ड्स द ब्लड वेसल। बट ये T3 T4 इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए यहाँ पे लिवर से एक प्रोटीन रिलीज होता है। सो लिवर एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करता है, दैट प्रोटीन इज नोन एज थायरोक्सिन और बाइंडिंग ग्लोबुलिन। So what is TBG? TBG is thyroxine binding globulin। ठीक है, तो ये TBG क्या कर रहा है, ये TBG इसके अंदर, सपोज दिस इज द TBG, ये T3 एंड T4 के साथ T3 एंड T4 को इस सेल से ब्लड वेसल्स के अंदर लाने के लिए हेल्प करता है। सो फाइनली ब्लड वेसल्स के अंदर T3 एंड T4 आ गया एंड ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द टारगेट साइट। नाउ एंटायर सीक्वेंस को और एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज हुआ, इट टारगेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी TSH रिलीज कर रहा है, TSH विल बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ब्लड वेसल्स के थ्रू वो मूव करेगा। इसे हमने मैग्नीफाई किया, वहाँ पे हमें मिला एक फॉलिकुलर सेल और क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल के अंदर तो TSH नहीं एंटर कर सकता, इसीलिए वो क्या कर रहा है, सर TSH और क्यूबॉइडल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सरफेस हार्मोन रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड कर गया। बाइंड करने की वजह से यहाँ पे G प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। G प्रोटीन एक्टिवेशन की वजह से बीटा एंड गामा सॉबिनेट यहाँ से डिसोसिएट हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीटा एंड गामा इसे डिसोसिएट किया हुआ था, सपोज बीटा एंड गामा डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट होने के बाद ये अलोंग विद द GTP इट विल मूव टुवर्ड्स द एडेनाइलेट साइक्लेज, उससे वो एक्टिवेट करवा रहा है। एडेनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन की वजह से ये ATP के साथ बाइंड, ATP के ऊपर एक्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट द ATP इनटू CAMP। नाउ CAMP इज द सेकंड मैसेंजर हियर। ठीक है,
और ये CAMP क्या कर रहा है, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज के ऊपर एक्ट कर रहा है एंड एक्टिव प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट कर रहा है। एक्टिव प्रोटीन काइनेज ये फर्दर न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जीन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, mRNA प्रोड्यूस करेगा एंड mRNA फर्दर एंटर करेगा टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे उसे राइबोसोम मिलेगा। राइबोसोम की हेल्प से वो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। अब ये प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू पैकेज होगा। पैकेज होने का मतलब है उसके वो प्रोटीन एक वेसिकल के अंदर पैकेज होगा एंड उस वेसिकल का फ्यूजन होगा विद द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एपिकल सरफेस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन होगा। उसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होगा एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस का मतलब हो गया ये प्रोटीन, इसका अंदर कंटेंट जो है, इस वेसिकल के अंदर वाला कंटेंट जो है वो रिलीज हो गया इनटू द कॉलॉइड। ना कॉलॉइड में जाने के बाद मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई किया हुआ है, इसे ग्रीन से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसे मैंने जब मैग्नीफाई किया तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट किया हुआ है टायरोसिन बोल के एंड दिस स्टार मार्क्स रिप्रेजेंट सम अदर एमिनो एसिड, आई डोंट नो व्हाट आर दे, जो भी है। तो टायरोसिन रेसिड्यूज कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन रिलीज हो गया। थायरोग्लोबुलिन रिलीज होने के बाद नेक्स्ट साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ और एक प्रोसेस चल रहा है, दैट इज TSS इज एक्टिवेटिंग द NIS सिस्टम। दिस इज द NIS सिस्टम, दैट इज सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट सिस्टम। और ये क्या कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ Na+, क्योंकि Na+ का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो Na+ इजीली डिफ्यूज हो सकता है, बट आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो Na+ के साथ ये आयोडाइड क्या होगा, ये along with the Na+, it will move into the cuboidal cell, but यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होता है, that is secondary active transport mechanism, that is known as secondary active transport mechanism। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू Na+ आयोडाइड को लेके चला गया। आयोडाइड विल नाउ बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द कॉलॉइड बाय पेंड्रिन प्रोटीन। सो पेंड्रिन प्रोटीन ने उसे डिलीवर कर दिया इनटू द कॉलॉइड। नाउ कॉलॉइड के अंदर एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है, दैट इज नोन स्पेसिफिक एंजाइम, दैट इज नोन एज थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज क्या कर रहा है, थायराइड पेरोक्सीडेज फर्दर 3 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। पहला आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके वो आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा फंक्शन इस पर्टिकुलर थायरोग्लोबुलिन को आयोडीनेटेड बना रहा है और आयोडीन को ऑर्गेनिफाइड कर रहा है। देन तीसरा फंक्शन इस एक बार आयोडीन को और आयोडीनेटेड होने के बाद, थायरोग्लोबुलिन को आयोडीनेटेड करने के बाद यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहे हैं। वन इज हैविंग टायरोसिन रेसिड्यूज with one iodine and another one is tyrosine residues with one tyrosine with 2 iodine. So one tyrosine with 1 iodine is known as MIT and one tyrosine with 2 iodine is known as DIT. So तीसरा फंक्शन ये परफॉर्म क्या कर रहा है, थायराइड पेरोक्सीडेज जो है इन स्ट्रक्चर्स को, आसपास बगल वाले स्ट्रक्चर्स को कपल करवा रहा है। नाउ कपलिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक MIT अगर एक DIT के साथ कंबाइन होता है तो उसे वो प्रोड्यूस कर रहा है T3, ठीक है, एंड 2 DIT अगर कंबाइन कपुल कर रहा है तो उसे T4 नेमिंग किया गया है। सो T3 एंड T4 इस तरह से काफ़ी सारे उस चेन के अंदर फॉर्मेशन हो गए। नाउ दिस एंटायर चेन विल बी एंडोसाइटोसिस साइटाइज एंड एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया एक एपिकल सरफेस में क्या हो रहा है, एक वेसिकल लाइक और इनवर्ड बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ये सरफेस से डिटेच हो गया, एक कंप्लीट वेसिकल फॉर्मेशन कर रहा है एंड उस वेसिकल के अंदर T3 T4 का कंटेनिंग सारा का सारा ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ लाइसोसोम विल बी फ्यूज्ड विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये न्यू वैक्यूल के साथ लाइसोसोम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एग्जैक्टली क्या करते हैं, T3 एंड T4 के मॉलिक्यूल्स को कट करते हैं, बाकी सबको डिग्रेड कर देते हैं। तो बाकी इस वेसिकल के अंदर अभी के लिए क्या बचा, ओनली T3 T4 आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। उसके बाद ये T3 करने के लिए यहाँ पे इस वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो है वो क्यूबोइडल के बेसल सरफेस के साथ फ्यूज होगा एंड इसके साथ फ्यूज होने के बाद नेक्स्ट डायरेक्टली तो एंटर नहीं कर सकते, लेकिन TBG दैट इज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है इस हार्मोन के थ्रू, ये T3 एंड T4 को ब्लड वेसल्स के अंदर लेके आता है। ना एक बार T3 T4 को T3 T4 जो है ब्लड वेसल्स के अंदर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये
टारगेट साइट की तरफ मूव कर सकते हैं एंड दे कैन एक्ट डायरेक्टली. सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं एंड इसका अगला जो टॉपिक होगा दैट विल बी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जी प्रोटीन कपलिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है. इसे और थोड़ा ब्रीफली उससे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एंड वहाँ पे 2 एग्जांपल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज +2 लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है. दैट इज एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड एक्शन ऑफ इंसुलिन. ठीक है, तो अगले वीडियो में वो सारा कुछ डिस्कशन करेंगे.